हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे जेनेटिक के कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में, जो कि प्लांट साइंस से रिलेटेड हर एग्जाम्स में पूछता रहता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वह है जेनेटिक के डेफिनेशन से ही कि जेनेटिक क्या होता है। तो इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक वेरिएशन, हेरिडिटी आर ऑल ऑफ एबोव। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ एबोव। तो जीन्स क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जिसमें डीएनए और आरएनए की बात हो। जेनेटिक वेरिएशन, जब कैरेक्टर्स पेरेंट्स से प्रोजनी में ट्रांसफर होता है तो जो उसमें वेरिएशन या विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं प्रोजनी में, उसे कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन। हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स पेरेंट टू प्रोजनी इज नोन एज हेरिडिटी। मीन्स जब पेरेंट से प्रोजनी में कैरेक्टर ट्रांसफर होता है तो उसे कहते हैं हेरिडिटी। और जो माध्यम होता है या जो प्रोजनी में हमें दिखता है, हेयर कलर, आइज कलर या अदर कैरेक्टर्स, तो उसे कहते हैं जीन्स। ओके, तो जेनेटिक्स में हम लोग किसका किसका स्टडी करते हैं? जीन्स, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक वेरिएशन, हेरिडिटी। इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबोव। सेकेंड क्वेश्चन है स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट ऑब्जर्व ड्यूरिंग। ऑप्शन ए प्रोफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी एनाफेज, ऑप्शन डी टीलोफेज, ऑप्शन डी बोथ एंड बी। मीन्स क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर्स या क्रोमोसोम की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट स्टेज कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? ऑप्शन बी मेटाफेज, क्योंकि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होता है वह सबसे थिकेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड क्रोमोसोम इन 1875। 1875 में क्रोमोसोम को किसने डिस्कवर किया था? तो ऑप्शन ए वाल्डेयर, ऑप्शन बी स्ट्रासबर्गर, ऑप्शन सी रिम्पू, ऑप्शन डी गाल्टन, ऑप्शन ई बॉवेरी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी स्ट्रासबर्गर। तो स्ट्रासबर्गर ने क्रोमोसोम को डिस्कवर किए थे। और वही पूछे, टर्म क्रोमोसोम को किसने दिया था? क्रोमोसोम टर्म को वाल्डेयर ने दिया था। तो इसमें दो क्वेश्चन बना, एक तो क्रोमोसोम को डिस्कवर किसने किया था? स्ट्रासबर्गर। और एक है क्रोमोसोम टर्म को किसने दिया था? वाल्डेयर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल क्रॉसिंग एक्सटेंट फॉर ऑफेन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप इज। ऑप्शन ए 1 to 5%, ऑप्शन बी 30 to 50%, ऑप्शन सी 5 to 30%, ऑप्शन डी 35 to 80% एंड ऑप्शन ई मोर देन 80%। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 to 30%, ऑप्शन सी। तो नेचुरल क्रॉसिंग एक्सटेंट होता क्या है? मीन्स पॉलिनेशन खुद से कितना हो रहा है, उसे कहते हैं नेचुरल क्रॉसिंग एक्सटेंट। ओके, जब नेचुरल क्रॉसिंग एक्सटेंट का वैल्यू 0.5% होता है तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और जब मोर देन 5% से 30% तक होता है तो ऑफन पॉलिनेशन होता है। एंड मोर देन 30% होता है तब क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो इसमें ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन पूछा है तो कितना हो जाएगा? 5 to 30%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज अ क्रॉस बिटवीन। ऑप्शन ए टू प्लांट्स ऑफ सेम वेराइटी, ऑप्शन बी टू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटी, ऑप्शन सी टू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ऑप्शन डी टू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट जेनेरा एंड ऑप्शन ई टू प्लांट्स ऑफ सेम जेनेरा। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? तो हाइब्रिडाइजेशन उसे कहते हैं जब दो कंप्लीमेंट्री सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल एक साथ बॉन्ड्स बनाते हैं और बॉन्ड्स बनाने के बाद डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल को बनाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे बात हो रहा है इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंट्रा मीन्स क्या होता है? सेम। स्पेसिफिक मतलब होता है स्पीसीज। मीन्स सेम स्पीसीज के डिफरेंट वैरायटी के साथ जब क्रॉस होता है तो उसे कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। जिसमें आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वैरायटी। ओके, तो इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन को इंटर वेराइटल क्रॉस भी कहा जाता है। ओके, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अ वेराइटी इंक्लूड्स। मीन्स जब हम कोई नया वेराइटी बनाते हैं तो उसके लिए कौन कौन से बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए नोवेल्टी, नया होनी चाहिए। ऑप्शन बी डिस्टिंक्टिवनेस, मतलब अदर वेराइटी से डिफरेंट होनी चाहिए। ऑप्शन सी यूनिफॉर्मिटी, ये एक रूपता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए।
ऑप्शन डी स्टेबिलिटी, स्टेबल हो, एक समान परफॉर्म करे। ऑप्शन ई ऑल ऑफ एबो, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। मतलब जब कोई हम नया वैरायटी बनाते हैं तो उसमें नोवेल्टी होनी चाहिए, डिस्टिंक्टिवनेस होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए एंड स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेडक्वार्टर ऑफ द यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्लांट वैरायटी यूपीओवी इज इन। ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी बैंकॉक, ऑप्शन सी वाशिंगटन, ऑप्शन डी मॉस्को, ऑप्शन ई जर्मनी। कि जो यूपीओवी है, यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्लांट वैरायटी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा, यही राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म जीन वाज क्वाइंड बाई। ऑप्शन ए डब्ल्यू बेटसन, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी जोहानसन, ऑप्शन डी मॉर्गन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी जोहानसन। जोहानसन ने जीन टर्म को पॉइंट किया था। और इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जोहानसन ने जीनोटाइप और फिनोटाइप को भी दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थ्री वे क्रॉस इन मेज is defined as a cross between single cross and an open pollinated variety, synthetic variety, an inbreed line, another single cross and composite variety। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा एन इनब्रीड लाइन। मीन्स जब सिंगल क्रॉस ए इंटू बी, यह आपका जो है सिंगल पेरेंट है, इसका जब क्रॉस इनब्रीड लाइन इंडिविजुअल सी के साथ करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? थ्री वे क्रॉस। ओके, अब जब इनब्रीड लाइन का क्रॉस ओपन पोलिनेटेड वैरायटी के साथ करते हैं तो उसे कहते हैं टॉप क्रॉस। अनदर सिंगल क्रॉस क्या होता है? डबल क्रॉस। मीन्स जब ए इंटू बी का क्रॉस सी इंटू डी के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? अनदर सिंगल क्रॉस या डबल क्रॉस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज क्रेडिटेड विथ द डिस्कवरी ऑफ माइटोसिस। कि माइटोसिस का डिस्कवरी किसने किया था? ऑप्शन ए फार्बर एंड मोरे, ऑप्शन बी हक्सले, ऑप्शन सी फ्लेमिंग, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक एंड ऑप्शन ई बेंडेन। तो माइटोसिस का डिस्कवर किसने किया था? फ्लेमिंग नाम है वैज्ञानिक ने। मीन्स ऑप्शन सी इज राइट। ओके, यदि मियोसिस के बारे में होता कि मियोसिस को किसने डिस्कवर किया था, तो मियोसिस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हैं बेंडेन। और टर्म मियोसिस को किसने दिया था? फार्बर एंड मोरे। तो इसमें आपका तीन क्वेश्चंस बना कि माइटोसिस को डिस्कवर किसने किया था? फ्लेमिंग। मियोसिस को किसने किया था? बेंडन। और टर्म मियोसिस को किसने दिया था? फार्बर एंड मोरे ने। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज। जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म को क्या बोला जाता है? एलिलोमार्फ, एलिल्स, जीन लोकस और बोथ एंड बी। ओके, एक ही गुण के दो वैकल्पिक स्वरूपों के आनुवंशिक कारकों को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? एलिलोमार्फ एंड एलिल। मीन्स ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन मतलब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों सही है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो एलिलोमार्फ जो है वह एलिल्स को ही बोला जा रहा है। यह जो है ओरिजिनल टर्म है एलिल्स का, तो जिसे किसने दिया था? डब्ल्यू बेटसन ने दिया था। ओके, और एलिलोमार्फ अलग नहीं है, वह एलिल्स को ही बोला जा रहा है। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशंस आर नॉट हेरिटेबल। ऑप्शन ए इन्वायरमेंटल वेरिएशन, ऑप्शन बी जेनेटिक वेरिएशन, ऑप्शन सी म्यूटेशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। मतलब ऐसी विभिन्नता जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हो सकती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इन्वायरमेंटल वेरिएशन, वातावरणीय विभिन्नता। तो इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स से प्रोजनी में जो करेक्टर ट्रांसफर होता है, अगर उसमें इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है तो वह स्थानांतरित नहीं होता है। मीन्स जैसे कि आप अपने रूम पे है, वहाँ का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब वहाँ पर आप आराम से रह ले रहे हैं। लेकिन अगर कहीं आप बाहर गए और वहाँ का टेम्परेचर मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है यहाँ से डिफरेंट होगा, तो आपको वहाँ पे कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगा। तो
वही होता है कि जो इन्वायरमेंट के कारण जो वेरिएशन होता है उसे कहते हैं इन्वायरमेंटल वेरिएशन। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हो सकती है।